Hello students, how are you? I hope you all are good. Myself Kishore Chaudhary and I welcome you all to our channel CUET Wala. In today's session, we are going to discuss about strategy to score 300 out of 300 in general test of CUET. सबसे पहले तो ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि स्ट्रेटेजी होता क्या है। ये सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं होता कि आप एक कुछ बुक पढ़ लो, कुछ घंटे पढ़ लो, तो स्टडी आवर्स या कुछ बुक से रिलेटेड ही नहीं है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती है कि आप अपना टाइम टेबल कैसे बनाते हो, चीज़ों को मैनेज कैसे कर रहे हो, किसी चीज़ का फियर है तो उसे कम कैसे कर रहे हो, स्मार्ट वर्क कैसे कर रहे हो। सिर्फ कुछ बुक्स या कुछ घंटे पढ़ लेने से नहीं होता कि आप 300 ले आओ। तो वो सारी क्या चीज़ें वो हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो स्कीम है इस जनरल टेस्ट की वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो स्कीम ऑफ द जनरल टेस्ट पेपर। इसमें आपका क्या रहता है? जनरल अवेयरनेस, उसके अलावा आपका मैथ्स भी आता है, रीजनिंग भी आता है, साइंस, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, एंड जियोग्राफी। अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, कैसे ये चीज़ होगी। तो ये इतने सारे सब्जेक्ट वो नहीं है जो कि आप सोच रहे हो कि 12th क्लास में या बड़े लेवल का। इसमें जैसे मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं, इनमें क्या आएगा? इनमें आएगा जैसे आपने देखा होगा कि फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन द कंट्री, लाइक कि फर्स्ट क्लोन एनिमल, फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन मून, इस तरह के। या कि जैसे अपना हो गया कि स्टेट डांस कौन सा है, ठीक है, किसी भी स्टेट के बारे में बात करें। उसके अलावा लाइक कि कैपिटल, इस स्टेट की कैपिटल क्या होगी, कोई कंट्री न्यूज़ में, लाइक अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि रशिया की कैपिटल क्या है, यूक्रेन कौन से कॉन्टिनेंट में आता है। ये सारा क्या है? हमारा जनरल अवेयरनेस, जो कि स्टैटिक पोर्शन रहता है। फिर आता है मैथ्स। मैथ्स सिर्फ जो आपने 10 तक पढ़ा है, हो सकता है कुछ बच्चों को टफ भी लगा हो, क्योंकि देखो स्कूल में जनरली क्या होता है कि हो सकता है कि सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना हो या सारे बच्चों को साथ लेके नहीं चलते हैं, कई बार हो जाता है ऐसा, तो बच्चों के अंदर एक डर बैठ जाता है मैथ्स को लेके। लेकिन यहाँ जैसे आपने मेरे वीडियोस देखे, मैंने आपको मैथ्स में नंबर सिस्टम भी कराया, हम बेसिक से लेके चलते हैं कि एक एक बच्चे को समझ आए वो चीज़। सही कह रहा हूँ ना मैं? एक एक बच्चे को समझ आए। तो मैथ्स अपना जो है बेसिक लेवल का रहेगा, उसमें आपका स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी कक्षा 8 तक, क्लास 8 तक वो रहेगा, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं। इनके सब टॉपिक मैं अभी बता दूंगा। फिर रीजनिंग। रीजनिंग क्या होता है? तर्क शक्ति, मतलब कि आप चीज़ों को कैसे एनालाइज करते हो, कैसे ऑब्जर्व करते हो। समझ आ रहा है ये चीज़ आपको? तो वो आपका आएगा रीजनिंग के अंदर। इसमें काफ़ी सवाल ऐसे भी होंगे जिनमें आपको पेन भी उठाने की नीड नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन में आपके जो है 20 सेकेंड्स के अंदर अंदर आंसर आ जाता है। एक बार प्रैक्टिस की, लाइफ टाइम दोबारा प्रैक्टिस करने की नीड नहीं, क्योंकि आपको पता है कि प्रोसेस क्या है। क्लियर है ये चीज़? तो रीजनिंग जो है सबसे इजी सब्जेक्ट है। उसके बाद साइंस है। तो साइंस भी हमारा कौन सा? बेसिक साइंस, जो आपने 10 तक पढ़ा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर जो एक बेसिक चीज़ें होती है वो सारा। करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो करंट इवेंट्स है, जो कि आपके सराउंडिंग में हो रहे हैं, आप न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं,
जो कि एक बच्चे को पता होने चाहिए, 12th में है जो बच्चा उसको। तो करंट अफेयर्स की बात मैं करूं तो मैं आपको जो है जुलाई से लेके आपका एग्जाम जैसे 21 टू 31 में ही है, तो ऑनलाइन एग्जाम्स में क्या रहता है कि अब पेपर तो छापने नहीं है, पब्लिश नहीं करने, प्रिंट नहीं करने, ऑनलाइन बनता है। तो आपका जो है 30 अप्रैल तक का करंट अफेयर्स आ सकता है। हो सकता है वो आपसे जो है 4 महीने का ही करंट अफेयर्स पूछे, हो सकता है 6 महीने का, या हो सकता है 8-10 महीने का। तो हम जो है जुलाई से लेके करेंगे। एक महीने में कितनी न्यूज़ होगी कि जो एक बच्चे को जाननी चाहिए, 30, 50 या मैक्स टू मैक्स 60, इतनी तो वो हम कवर करेंगे। फोटोज़ के थ्रू कवर करेंगे, MCQs के थ्रू कवर करेंगे, ताकि आपको जो है एक क्लैरिटी रहे। ये नहीं कि रट रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो, उनकी बैकग्राउंड स्टोरी बताऊंगा तो आपको वो चीज़ याद रहेगी कि भाई नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम है, वो प्राइम मिनिस्टर ने लोथल में ही क्यों इनोग्रेट किया है, क्यों बन रहा है, क्या उसका रिलेवेंस है। और मैरीटाइम म्यूजियम आए तो आपको रटना ना पड़े कि ये कहाँ खोल सकते हैं, आप ऑप्शन देख के यानी कि पता कर सको कि हाँ यहाँ होना चाहिए, क्योंकि ये जो है इससे रिलेवेंट है। वर्ल्ड का फर्स्ट डॉकयार्ड हम सुनते हैं कि लोथल में था, तो लोथल होगा। तो आपको जो है चीज़ों को सोचना भी पड़ेगा, उसकी बैकग्राउंड स्टोरी दूंगा तो आपको वो चीज़ क्लियर रहेगी। तो करंट अफेयर्स हो गया, पॉलिटी लाइक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, यहाँ पे जो अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, डेमोक्रेसी, वोटिंग, फंडामेंटल राइट्स, जो बेसिक आपने पढ़ा है 10th तक, वही सारा, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, अर्बन लोकल बॉडीज। हिस्ट्री वही जो 10th तक पढ़ा हो, एंशियंट हुआ या मेडिवल, मॉडर्न, सब में जो आपने पढ़ रखा है। एक बेसिक जो इवेंट्स होते हैं जो हमने ऑलरेडी किए हैं वही यहाँ पे देखने हैं, ठीक है। फिर आता है जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी एंड इंडियन जियोग्राफी। वर्ल्ड का भी जो बेसिक आपको पता होना चाहिए कि सहारा डेजर्ट कहाँ है, नील नदी कहाँ है, एपेलेचियन माउंटेन कहाँ है, रॉकी माउंटेन कहाँ है। क्लियर है ये चीज़। तो ये सारा हमारा बेसिक चीज़ें जियोग्राफी के अंदर हम कवर करेंगे। अब अगर और मैं इसमें बात करूं कि ये जो है आपका कितने टाइम का रहेगा, तो इसका जो है ये तो इसके हो गए क्या सब्जेक्ट जो है इसमें कवर हम करेंगे। इनको देख के डरने की नीड नहीं है, आपसे सिर्फ बेसिक लेवल का पूछेंगे जो आप 10th तक पढ़ चुके हो। करंट अफेयर्स जो कि आप सराउंडिंग में देख रहे हो, न्यूज़ वगैरह, वो सारा ठीक है। रीजनिंग, तो रीजनिंग का मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई है, और भी बता दूंगा। सारा बहुत इजी चल रहा है, आपने देखा होगा, वीडियोस देख लो चाहे। उसके अलावा इसका ड्यूरेशन कितना रहता है, इसका ड्यूरेशन आपका एग्जाम में रहता है 1 आवर, 1 आवर दैट इक्वल्स टू कितना 60 मिनट्स। उसके अलावा इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको जो है 60 अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन दिए कितने होंगे आपको 60 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड, आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस। ठीक है, क्लियर है ये चीज, क्लैरिटी है इस पे। अब कितने मार्क्स का रहेगा ये, तो इसमें CUET में आपका जनरली क्या होता है कि एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, तो हमें 60 हमारे काउंट होंगे, तो 60 इंटू 5 कितना हो गया ये 300 मार्क्स। सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो है जनरल टेस्ट का, जो लैंग्वेज एंड डोमेन है वो आपके 200 मार्क्स के होते हैं, और जो आपका जनरल टेस्ट है वो 300 मार्क्स का रहेगा, और नेगेटिव मार्किंग कितनी है -1। क्लियर है ये चीज। अब अगर मैं आपको इसमें डिटेल दूं कि मैथ्स में और रीजनिंग में हमारे क्या क्या टॉपिक होंगे, उनमें मैंने आपको बता दिया किस तरह का क्या रहेगा, बाकी जो ह्यूमैनिटीज और साइंस का था। मैथ्स में हमारे ये टॉपिक्स रहेंगे, आपको यहाँ ज़्यादा दिख रहे होंगे पर इनमें बेसिक सवाल आते हैं। नंबर सिस्टम, HCF एंड LCM, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन,
वर्क एंड टाइम, पाइप एंड सिस्टर्न, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, स्टेट्स, स्टेट्स के अंदर डेटा इंटरप्रिटेशन DI एंड मीन, मोड एंड मीडियन, रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ऑड वन आउट, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, क्यूब एंड डाइस, एनालॉजी एंड वर्बल, वाटर इमेज एंड मिरर इमेज, वर्ड अरेंजमेंट, वेन डायग्राम, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सीरीज, नॉन वर्बल, ब्लड रिलेशन, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, सीरीज कंप्लीशन, सिटिंग अरेंजमेंट, कंप्लीशन ऑफ फिगर, मिसिंग नंबर एंड कैलेंडर। ये दुनिया का सबसे इजी सब्जेक्ट है रीजनिंग। आप क्लास में करोगे तब आपको खुद देखोगे, और आप खुद से कर सकते हो तो कोई एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक ले आओ, उससे ये करो, आपको बहुत इजी लगेगा। लेकिन हमें पूरा सॉल्व नहीं करना, हमें शॉर्ट ट्रिक चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि हमारा MCQ पैटर्न है, हमें 1 घंटे के अंदर 60 सवाल करने, तो हमारी स्ट्रेटेजी भी वही रहनी चाहिए। हमें पूरा सॉल्व करके तो दिखाना नहीं है एग्जामिनर को। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ये सारा यहाँ तक क्लैरिटी है आपको। अब एक चीज याद रखना बेटा, A vision without strategy is an illusion. आपने विजन बना लिया, लाइक कि मुझे DU में जाना है, मुझे JNU में जाना है, मुझे BHU में जाना है, AU, AMU, लेकिन आपने कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, कोई रणनीति नहीं बनाई अपनी, तो क्या होगा? फेलियर। कि हाँ ठीक है, कर लेंगे, तुक्के मार लेंगे, मेरी तो किस्मत अच्छी है, या मंदिर में चढ़ा देंगे 1100 रुपये, 5100 रुपये। भगवान भी उसकी मदद नहीं करता जो अपनी मदद स्वयं नहीं करता। आप मेहनत नहीं करोगे तो ऊपर वाला भी आपकी मदद कैसे करेगा? आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। तो ये चीज हमेशा लाइफ में याद रखना, ए विजन विदाउट स्ट्रेटेजी इज एन इल्यूजन, एक सपना रहेगा। डे ड्रीमिंग नहीं करनी है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी है। समझ आ रही है ये चीज? और अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाओ आप, ये नहीं कि सर आप बता दो कैसे पढ़ाई करूं। हो सकता है आपका रात में आप पढ़ाई करते हो, दिन में करते हो सकता है आप बोर्ड पे ज़्यादा, अपने बोर्ड्स एग्जाम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो सकता है आपको मैं यानी कि मैथ्स, रीजनिंग सबके लिए इक्वल टाइम दूं, लेकिन आपका मैथ्स अच्छा हो सकता है आपका ह्यूमैनिटीज़ अच्छा हो। तो आप खुद अपनी स्ट्रेटेजी बनाओगे ना कि मुझे इतने दिन में ये सब्जेक्ट इस तरह से कंप्लीट करना है, इतने दिन में सिलेबस कंप्लीट करना है, इतने दिन में MCQs करने हैं, मॉक लगाने हैं, ये रिवीजन का ये टाइम रहेगा। तो आप खुद का बनाओ, ना कि अपने दोस्तों से देख के कि हाँ अपन ये कर लेते हैं, वो कर लेंगे, वो नहीं। अपनी खुद की एक स्ट्रेटेजी बनाओ। चाहो तो दो दिन ले लो, 3 दिन ले लो, 5 दिन ले लो, लेकिन एक खुद की स्ट्रेटेजी के साथ आओ। उसके अलावा अपनी स्ट्रीम फाइनल करो कि आपको कौन सी स्ट्रीम में जाना है, कि आपको BSc करनी है, BA करना है, BCom करना है, BA LLB करना है। तभी आप फाइनल करोगे ना कि मैं जैसे लीगल स्टडीज़ को इतने दिन में कंप्लीट करूंगा या करूंगी, हिस्ट्री को इतने दिन में करूंगा, फिजिक्स को इतने दिन में करूंगा। तो आप पहले अपना स्ट्रीम फाइनल करो किस में जाना है, उसके बाद कॉलेज फाइनल करो कि ये कॉलेजेज हैं जिनमें मैं जाना चाहूँगा या चाहूँगी, ये सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन की, ये डोमेन सब्जेक्ट, ये लैंग्वेज लेके। कौन से कॉलेज में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नहीं है, कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, उनके लिए आपको विपिन सर हैं, विपिन सर अपने वीडियोस के थ्रू आपको गाइड कर देंगे काउंसलिंग के रिगार्डिंग। उसके अलावा मैं जैसे UPSC में भी बच्चों को बोलता हूँ कि आप जो है पहले सिलेबस आपको पता होना चाहिए, वरना आप पढ़ रहे हो। प्रॉब्लम ये नहीं होती कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बच्चे क्या है कि जो नहीं पढ़ना है वो भी पढ़ लेते हैं, तो वो चीज़ प्रॉब्लम है।
तो आपको जो है सिलेबस पता होना चाहिए, 2 3 4 बार सिलेबस देख लो एक बार, जो भी आपके डोमेन सब्जेक्ट है, लैंग्वेज के हैं, जनरल टेस्ट का है, जनरल टेस्ट का मैंने आपको यहाँ क्लैरिटी दे दी है। उसके अलावा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखो। वो कैसे देखोगे आप? पेपर तो लास्ट टाइम ही हुआ पहली बार, वो भी ऑनलाइन पेपर था। तो अब ये सोचो कि और कौन सी गवर्नमेंट अथॉरिटी है जो इस तरह की एग्जाम कराती है 12th क्लास के बच्चे के लिए। इतने सालों से एम्स जो है पेपर करा रहा है, एम्स का, यूजी का, आपने देखा होगा उसमें जनरल टेस्ट आता है। तो वहां से आप हेल्प ले सकते हो कि किस तरह से कैसे क्वेश्चन आते हैं एक 12th पास बच्चे के लिए। उसके अलावा एसएससी, एक तो हमारा हो गया एम्स यूजी, इसका पेपर हो गया। और हम क्या देख सकते हैं, एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन, उसमें एक पेपर होता है सीएचएसएन। क्या होता है? सीएचएसएन, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, कि जो 12th पास बच्चे हैं, चाहे ग्रेजुएशन भी किया वो भी एग्जाम दे सकते हैं, और सिर्फ जो 12th पास हो वो भी ये दे सकते हैं फॉर द पोस्ट इन दी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो ये उन बच्चों के लिए, तो आप भी मतलब आइडिया ले सकते हो कि इसमें मैथ्स में कैसे सवाल आ रहे हैं, रीजनिंग में कैसे आ रहे हैं। जो जनरल अवेयरनेस का पेपर है उसमें कैसे सवाल आ रहे हैं। क्लियर है ये चीज? तो वहां से आपको एक आइडिया लग जाएगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। और फिर भी अगर आपको कि नहीं मिल रहे हैं, कहां से क्या करें सर, नहीं आइडिया है, ऐप पे जब अभी बैच चलेगा तो मैं आपको डीपीपी दूंगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। क्या दूंगा? डीपीपीस। उनमें मैं जो सीएचएसएल के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए वो भी मैं इंक्लूड कर दूंगा, ताकि आपको आइडिया रहेगा कि हाँ इस तरह का ये लेवल रहेगा। और जो मैं डीपीपीस में और भी क्वेश्चंस दूंगा वो भी उसी लेवल के रहेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, ना कि बहुत हार्ड कि आपको बीए लेवल या एमए लेवल, बीएससी एमएससी लेवल का दे दे, आपके लेवल का रहे। उसके अलावा बेटा आप स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क नहीं। हो सकता है आप जो चीज यानी कि कंप्लीट करना चाहते हो वो 5 घंटे में कर रहे हो, लेकिन वो आप जो है 2 घंटे में ही कर सकते हो। आपको जैसे नोट्स बनाने, कोई चीज अच्छी लगी किसी बुक में, ये पेज, एक पेज पे ये 2 लाइन अच्छी लगी, या ये पैराग्राफ अच्छा लगा, आपके फोन में ना गूगल की ऐप होगी, उसको खोलोगे तो वहां गूगल खोलने से पहले साइड में जो एक बोलने का रहता है, उसकी साइड में गूगल लेंस का रहता है। आप उस गूगल लेंस पे क्लिक करोगे और फिर फोटो क्लिक करोगे, जो भी आपको क्लिक करना है, कहीं भी कुछ भी, न्यूज़पेपर से भी बनाना हो, फोटो क्लिक किया, फिर उसके बाद वहां नीचे ऑप्शंस आते हैं, टेक्स्ट का ऑप्शन आता है, टेक्स्ट पे क्लिक करोगे, आप जितना कॉपी करना चाहते हो वो कॉपी कर सकते हो। वहां लिखा आएगा कॉपी टेक्स्ट, कॉपी टू कंप्यूटर, अगर आपका कंप्यूटर से कनेक्टेड है मोबाइल तो आप उसको मोबाइल से कंप्यूटर में भी कॉपी कर सकते हो। वहां आपने वर्ड फाइल ओपन कर रखी है, वहां पेस्ट हो गया तुरंत, आपको ना कुछ टाइप करना पड़ा, ना लिखना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। जो मान लो कि आपको यानी कि जैसे 3 पैराग्राफ आपको चाहिए, आप 3 पैराग्राफ कब लिखोगे, कब टाइप करोगे, या फोटो खींच के रखोगे, हो सकता है बीच में आपको कोई लाइन काम की नहीं हो, 5-10 लाइन काम की नहीं थी, इस पैराग्राफ में 2 लाइन काम की नहीं, अगले में 2 नहीं सॉरी। तो आप क्या कर सकते हो, उसमें एडिट भी कर सकते हो, पूरा कॉपी हो गया उसी टाइम। या आप जो है एवरनोट में कॉपी कर लिया आपने, एवरनोट का भी हेल्प ले सकते हो, ऑनलाइन नोट्स बना सकते हो। आपको कोई चीज मान लो कि साइंस में नहीं समझ आ रही, ज्योग्राफी में नहीं समझ आ रही है, लाइक कि सेल डिवीजन कैसे होता है, अर्थ कैसे रिवॉल्व करता है, तो आप उसका एनिमेशन देख लो। उसके अलावा स्मार्ट वर्क कैसे, आप जो पूरी मान लो एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, लेकिन आपको पता है आपका पेपर यहाँ सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, बोर्ड की तरह तो है नहीं, तो क्यों बैकग्राउंड स्टोरीज वो सारा पढ़ रहे हो, कर रहे हो, आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, क्यों वो सारा रिवाइज कर रहे हो? आपने जो बोर्ड के लिए अगर नोट्स बनाए थे वो क्यों पढ़ रहे हो? आप वन लाइनर्स पढ़ो ना। आपको पता है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएगा जहां पे ये लिखा होगी भारत इस दिन आजाद हुआ, बाबर इस दिन इंडिया आया, तो आपको बस ये देखना है कि 15 जनवरी 1947, ठीक है, बाबर भारत कब आया कि 1526 में आया, बस
अब भारत इस रास्ते से आया, ये किया वो किया। अगर हमारे काम का नहीं है तो हम बैकग्राउंड स्टोरी क्यों पढ़े? इतने सैनिकों के साथ आया, कि भारत को आज़ादी इतने बजे झंडा फहराया, नेहरू जी ने फहराया था, ये आज़ाद किया, वो सब नहीं। हमें अगर डेट पता करनी है तो डेट ही देखो। तो स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क नहीं। उसके अलावा एक फिजिबल स्ट्रेटेजी बनाओ। क्या करना है? एक फिजिबल स्ट्रेटेजी। क्यों? आपने हवा में बना ली कि हाँ एग्जाम बोर्ड का कंप्लीट होगा, उसके बाद मुझे 1 महीना मिलेगा, 1.5 महीना मिलेगा। ठीक है, 1.5 महीने में जो है मैं 15 दिन में ह्यूमैनिटीज़ का कंप्लीट कर लूँगा, 30 दिन में जो है मैथ्स का कंप्लीट कर लूँगा, और रीजनिंग का, करंट अफेयर्स, और बाकी 2-3 दिन ठीक है यूँ चिल कर लेंगे, या फिर कि MCQ कुछ ट्राई कर लेंगे, कहीं कुछ मिल जाएगा। और हो सकता है नहीं हुई उस हिसाब से पढ़ाई, एंड में कुछ नहीं हो पाया तो, या कि 10 दिन में कर लूँगा। ऐसे नहीं। एक फिजिबल स्ट्रेटेजी आपको पता होगा अपना कि हाँ मैं इतने घंटे रोज़ पढ़ाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इस तरह से मैनेज कर सकता हूँ, इस चीज़ को मुझे इतना टाइम देना है। एक फिजिबल स्ट्रेटेजी रखना, हवा में मत बनाना। उसके अलावा रोज का एक टारगेट दो खुद को कि मैं 1 घंटे ह्यूमैनिटीज़ का पढ़ूंगा, साइंस का पढ़ूंगा, और 1 घंटे जो है मैथ या रीजनिंग करूंगा। खुद का एक टारगेट दो रोज का, और उस टारगेट को अचीव करो। अगर नहीं कर रहे हो, खुद को पनिश करो, जैसे जर्मन्स करते हैं, सेल्फ पनिशमेंट। तो आप खुद को पनिश करो अगर नहीं कर पा रहे हो तो, कि हाँ मैं सोऊंगा नहीं, या फिर आज 1 घंटा ज़्यादा पढ़ लूंगा। आपको जो है एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। और कितने दिन करना है? 21 मई को तो पेपर, या 21 से 31 मई तक है। कितने टाइम है? 4.5 महीने के अराउंड। ये कितने दिन हुए? अराउंड 135 डेज। उसमें से भी बोर्ड्स के निकल गए कुछ दिन, फिर कुछ में हो सकता है कि कोई घर में फंक्शन हो, कुछ भी हो जाए, कहीं जाना पड़ जाए, XYZ रीजन। पीछे कितने, 3 महीने मान के चलो 90 डेज में। टाइम काफ़ी है, 90 डेज बहुत है। अगर आप पढ़ोगे सही से डिसिप्लिन्ड वे में, एक टारगेट लेके, बहुत है। और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, आप जो है डेविएट मत हो अपनी पढ़ाई से। एग्जाम के बाद जो करना है कर लेना, कि मुझे पासपोर्ट बनाना है, मुझे आधार कार्ड बनाना है, मुझे जो है वहां घूमने जाना है, कुछ भी करना है, एग्जाम तक डेविएट नहीं होना। और ढिंडोरा मत पीटो कि हाँ मैं तो CVT की कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं निकाल लूंगा, ठीक है DU में मिलते हैं। कहा जाता है ना कि मेहनत ऐसी करो कि सफलता शोर मचा दे। ये नहीं कि आप मेहनत कर नहीं रहे हो, बस शोर मचा रहे हो। फिर रिजल्ट आएगा, नहीं हुआ तो फिर अच्छा तू तो कह रहा था DU पहुंच जाऊंगा, JNU पहुंच जाऊंगा, क्या हुआ? लोगों को बोलो ही मत। लोगों को ये बताओ कि पीछे गली में जो कॉलेज है उसी में एडमिशन लूंगा, क्या है, घर से 2 मिनट का रास्ता है, लंच टाइम में आ जाया करेंगे, सो जाएंगे थोड़ी देर। मत बताओ लोगों को। दुनिया को ऐसे दिखाओ कि हाँ मुझे तो फर्क ही नहीं है, 12वीं के बाद जो है मैं अपना कि कुछ गैरेज खोल लूंगा, ई-मित्र की दुकान खोल लूंगा। ऐसे बेवकूफ बनाओ लोगों को। लोग आपसे पूछेंगे ही नहीं कि आप क्या कर रहे हो। कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें MCQ से डर लगता है, कैसे करें, क्या करें। आपने बैटमैन मूवी देखी होगी। वो जो एक्टर था उसको बैट से डर लगता था, चमगादड़ से डर लगता था। उसने क्या किया? वो एक कुएं में, वेल में पहुंच गया। वहां पर उसने बहुत सारे बैट देखे, उनसे डरा भी, लेकिन वो डट के खड़ा रहा। और आखिर में हुआ क्या? वो बैटमैन बन के निकला। आपको भी अगर विनर बन के निकलना है, टॉपर बन के निकलना है, तो आपको भी फेस करना होगा। डर लगता है, कोई बात नहीं, इनको फेस करो। रोज के 300 MCQ लगा दो, 300 MCQ रोज के लगा लो। अगर आप 2 महीने भी ये काम करते हो, कितने हो गए? 18,000 MCQ। आपको यहां कितने करने हैं? 60 MCQ। तो
डेली 300 MCQs प्रैक्टिस करो 2 months, ज्यादा भी कर सकते हो। अगर ये एग्जाम टॉप करना है तो करना पड़ेगा। डर लगता है तो ये इसी तरह से डर भागेगा। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है पता है आज के टाइम पे? 142 करोड़। सीयूईटी का एग्जाम कितने दे रहे होंगे? हो सकता है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, हमें कोई आइडिया नहीं है। 25 लाख। कंपटीशन कितना हाई है, सीटें कितनी कम है। लेकिन आपको तो एक सीट चाहिए ना, मेहनत भी करनी पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग। उसके अलावा आप जो है शॉर्ट नोट्स बनाओ। ठीक है, क्या करोगे? शॉर्ट नोट्स फॉर सीयूईटी। बोर्ड्स के लिए बनाए होंगे आपने, हो सकता है उनमें से भी काफ़ी चीज़ें काम आ जाए, लेकिन सब्जेक्टिव नहीं है तो उस हिसाब से। उसके अलावा मैथ्स में आप जैसे ये 10th क्लास तक का मैथ्स आएगा, फॉर्मूला शीट बना लो, फॉर्मूला को रट लो। क्योंकि एग्जाम में हमें क्या करना है, वहाँ पे हम फॉर्मूला निकालने डिराइव करने नहीं बैठ सकते, और फॉर्मूला रटना भी नहीं है। कोई बात नहीं, मत रटो, इतने सवाल लगा लो कि फॉर्मूला आपको याद हो जाए। सही कह रहा हूं ना? शॉर्ट ट्रिक्स ढूंढो, मैथ्स में, रीजनिंग में शॉर्ट ट्रिक्स ढूंढो। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इनमें नेमोनिक्स बना लो। साइकोलॉजी क्या कहती है कि नेमोनिक्स बनाओ। नेमोनिक्स कैसे? जैसे आपको मान लो याद रखना है कि जो मुगल्स थे उनमें क्या ऑर्डर था, कौन किसका बाप बेटा। तो जैसे मैंने बना रखा है एक चीज, क्या बनाया है? मैंने बनाया है मुगल्स में बदशाह। क्या नाम बनाया? बदशाह। कि सबसे पहले बाबर, फिर अपना हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, और उसके बाद लेटर मुगल्स थे। अगर आपके पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत में कि कौन कौन की इस डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई, उनका भी जैसे बना दिया, मैंने बना रखा है। जैसे मार्केट को MKT कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। फिर इकोनॉमिक्स में एक वर्ड होता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, तो मैंने वो लिख दिया कि SLR। फिर मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ कि इसकी शॉर्ट ट्रिक को बोलता हूँ कि M से हो गया ममलुक डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, और उसके बाद हो गए हमारे मुगल्स। नेमोनिक्स बना लो, ट्रिक्स बनाओ। हर चीज को रटना क्यों है? नेमोनिक्स तो याद रह जाएगी कि ये ऐसी मैंने बनाई थी, नेमोनिक्स याद रखना, वरना ये ना हो कि नेमोनिक्स ही भूल गए हम। और नेमोनिक्स भी ऐसी बनाओ जो आप याद रख सकते हो, उसको किसी भी चीज से लिंक कर सकते हो आप। क्लियर है ये चीज? उसके अलावा आप जो है चीजों को रटो मत। मैं हमेशा से बच्चों को यही बोलता हूं कि रटो मत। इतना सारा है दुनिया में, कितना रट लोगे? चीजों को बार बार पढ़ो। हमें वहां पे आंसर नहीं लिखना है, हमें क्या करना है वहां पे? हमें वहां पर जो है क्लिक होना चाहिए कि हाँ, कि भारत कब आजाद हुआ था, इन चारों ऑप्शन में से ये देखा देखा लग रहा है। आजादी किसने दिलाई थी, तो कि इन्होंने। भूदान मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, तो कि इन चारों में से ये ऑप्शन देखा देखा लग रहा है। तो उसके लिए क्या करना होगा? आप 3-4 बार कम से कम रिवाइज करो, तो आपको चीजें याद रह जाएगी। मैं नहीं बोल रहा कि आप रटो कि नोबेल प्राइज इस साल की केमिस्ट्री में किसको मिला। आप रटोगे तो कितने नाम है? हर साल करीब करीब 3 लोगों को मिलता है। तो आप क्या करोगे कि उसको बार बार देखो, तो आपको हल्का हल्का याद रहेगा कि हाँ, कुछ रॉबर्ट था या पीटर था, इस तरह से ये चीज कर सकते हैं। मैक्सिमम तो आप कितनी बार रिवाइज करो, भले 20, 30, 25, 50। उसके अलावा जो बच्चे कोचिंग क्लास ले रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हो कोचिंग, वो जो क्लास में पढ़ाया गया आप उनको रिवाइज करो। और जो कोचिंग नहीं ले रहे कि हम खुद से कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आप अगर खुद से कर सकते हो तो आप जो है कोई एक रेफरेंस, एक बुक ले लेना, ज़्यादा नहीं कि 2, 4, 5 बुक ले ली, ऐसा मत करो। NCERT पढ़ ली, डोमेन सब्जेक्ट हो गया, लैंग्वेज के लिए भी, GT के लिए कोई एक बुक ले ली, जनरल टेस्ट के लिए एक बुक ले ली। तो फिर कोचिंग का क्या रोल है? देखो, कोचिंग क्या करता है, आपकी चीज़ों को स्मूथ बना देता है कि आपको जैसे शॉर्ट ट्रिक चाहिए, समझ नहीं आ रहा है, डाउट क्लियर हो गया,
आपको एक चीज़ दे दिया कि हाँ भाई कि ये आपके सिलेबस में आएगा, ये आपको करंट अफेयर्स में ये चीज़ काम की है, बाकी नहीं है काम की। आपको एमसीक्यूज दे दिए, डीपीपी दे दिए, तो आपको चीज़ों को जो है स्मूथ बना देता है, ईजी बना देता है। आपके लिए मेहनत जो एक फैकल्टी कर लेता है, एक टीचर आपके लिए मेहनत कर लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कोचिंग लेके ही सिलेक्शन होगा। काफ़ी बच्चों को मैं देखता हूँ यूपीएससी में, उन्होंने बिना कोचिंग के भी सिलेक्शन लिया है, पर उन्होंने मेहनत भी उस अकॉर्डिंग की है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वो तो आपको चाहे कोचिंग ज्वाइन करोगे तब भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना खुद की मेहनत के आप चाहे कोई सा भी दुनिया का कोचिंग ज्वाइन कर लो, कुछ भी कर लो, कहीं से भी पढ़ लो, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। उसके अलावा एक चीज़ ये भी कर सकते हो कि रोज़ जो है न्यूज़पेपर पढ़ा करो, अभी से स्टार्ट कर दो। द हिंदू पढ़ सकते हो तो द हिंदू पढ़ो, नहीं तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो। हिंदी के लिए दैनिक नवज्योति पढ़ लो। अब उसमें चटपटी न्यूज़ मत पढ़ना कि पत्नी ने पति को मार के किया सीधा, आशिक 2 बच्चों की मम्मी को लेके भागा। ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी है। काम की चीज़ें कि कौन सी इंडेक्स अभी लॉन्च हुई है, किस स्टेट के सीएम ने कोई स्टेटमेंट दिया हो, कुछ भी कुछ इनोग्रेट किया हो, तो कि इस स्टेट के सीएम ये हैं, आप वो चीज़ नोटिस करो। उसकी स्टेट की कैपिटल क्या है, प्राइम मिनिस्टर ने लाइक कुछ लॉन्च किया हो, नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम, तो कि कहाँ किया है। तो इस तरह से आप जो है रोज 15 से 20 मिनट एक न्यूज़पेपर देखो, हल्का हल्का ऊपर से देखो कि जो काम की चीजें आपको लगता है कि आपको जाननी चाहिए, तभी हो पाएगा, वरना कितना रटोगे। बाकी आपको मैक्सिमम फोकस किस पे करना है, मैक्सिमम फोकस जिन सब्जेक्ट पे करना है। एक तो आपको करंट अफेयर्स पे ध्यान रखना है, क्योंकि जनरली जो है इस तरह की जो गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम करवाती है उनमें सवाल मैक्सिमम इनमें से आते हैं। ये जो 3 सेक्शन है, करंट अफेयर्स, मैथ्स एंड रीजनिंग, आपके अराउंड 40 to 50 क्वेश्चंस हो सकता है, 40, 45, ठीक है, वो क्वेश्चंस आपके इन 3 सेक्शन से आ सकते हैं। बाकी जो अपना है कि बेसिक्स ऑफ पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, जनरल अवेयरनेस, उनसे आप ये मान लो बचे हुए, मतलब 45 इधर हो गए तो 30 के अराउंड उनसे हो। यहाँ आपके जैसे 15 मैथ से आगे, 15 रीजनिंग से आगे, 15 करंट अफेयर्स आ गए, या 10 करंट अफेयर्स आ गए, और अराउंड 35 to 40 इनके आ गए दोनों के। तो ये जो 3 सेक्शन है इन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है गवर्नमेंट किसी भी एग्ज़ाम, मैं खुद जैसे कई वेरियस एग्ज़ाम्स के मैंने पेपर बनाए, तो मैं देखता हूँ, मैंने सारे पेपर देखे काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स के, तो उनमें यही होता है कि मेनली इन चीज़ों पे फोकस किया जाता है। तो आप भी इन पे ज़्यादा फोकस रखना। उसके अलावा अगर आपको कोई भी टॉपिक लाइक टफ लगता है, कोई भी टॉपिक हो, लाइक आपको मैथ्स में कुछ टफ लग रहा हो, परसेंटेज टफ लग रहा हो, तो भी आप उस टॉपिक को एक बार पढ़ के जरूर जाना, छोड़ना कुछ भी मत। रीज़न क्या होता है, जैसे यूपीएससी में मैथ्स ऑप्शनल में बच्चे क्या करते हैं कि 2 टफ टॉपिक है लाइक मॉडर्न अलजेब्रा एंड रियल एनालिसिस, तो उसको छोड़ के जाते हैं। जबकि टॉपर्स ये कहते हैं कि आप उनको देख के जाओ, ताकि क्या है कि कोई इजी क्वेश्चन आ जाए तो आपको रिग्रेट ना हो कि यार पढ़ लिया होता। अब जैसे मान लो परसेंटेज छोड़ के जा रहे हो, आपसे पूछ ले कि 150 का 10% क्या होगा, और आप सोचो कि यार परसेंटेज पढ़ लिया होता। जबकि अगर आपने हल्का सा भी ये पढ़ा हुआ है कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो 150 इंटू 10/100, तो कि हाँ हमारा 15 आ गया। तो इसीलिए एक बार जरूर पढ़ जाना, कितना भी टफ टॉपिक हो एक बार पढ़ जाना, ताकि आपको अगर इजी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर लो। मान लो पॉलिटी छोड़ के जा रहे हो, आपसे आ जाएगी भारत का संविधान कब लागू हुआ, ये पूछ ले। आपने पढ़ रखा है कि 26 जनवरी 1950, आपने कर लिया, इजी था। लेकिन अब आपने अगर पॉलिटी छोड़ ही रखा है तो ये भी नहीं किया। राष्ट्रगान किसने लिखा है, आप नहीं पढ़ के गए, फिर आप एग्जाम में करोगे यार ये एक बार देख लिया होता, पॉलिटी में इतना तो देख लिया होता। उसके अलावा नोट्स ऑर्गेनाइज रखना, ये नहीं कि हिस्ट्री का यहाँ, फिर अगले पेज पे ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, फिर साइंस। हिस्ट्री के अलग, चाहो तो A4 पेपर्स लो, उनके अलावा फाइल्स में डालते जाओ। हिस्ट्री के अलग,
ये पॉलिटी के अलग, जियोग्राफी के अलग, साइंस के अलग, मैथ्स के अलग, रीजनिंग के अलग, करंट अफेयर्स के अलग। ऑर्गेनाइज नोट्स रखो। उसके अलावा कई चीजें हो सकती है कि आपको टफ लगे, नहीं समझ आ रही। मैं आपको जो कराता हूँ क्लास में, कैसे कराता हूँ देखा आपने, चीज़ों को फोटोज़ के थ्रू, ताकि आपको ईजी समझ आए। आप या तो फोटोज़ गूगल कर लो, वीडियो देख लो, या मेरे लेक्चर्स देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे वो चीज़ होती है, क्या होती है। फोटो के थ्रू देखोगे तो ज़्यादा इजीली समझ आती है। और कई बार क्या होता है, एक वर्ड होता है साइकोलॉजी में, फोटो मेमोरी। तो आपको वो एक फोटो क्लिक हो गया ना एग्जाम में कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसका फोटो था, तो आपको वो फोटो भी याद आ गया ना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उसमें। तो आप क्लिक कर दोगे कि हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल का फोटो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में। किसकी स्टैच्यू है? पटेल साहब की। क्लियर है ये चीज? समझ आ रहा है? उसके अलावा आप और क्या करोगे कि ये जो सोशल मीडिया है, इससे एग्जाम तक दूर हो। चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, स्नैपचैट हो, व्हाट्सएप हो, इन सब से दूर रहो। और हो सके तो 20 घंटे के लिए, आपके पास अगर मोबाइल है तो 20 घंटे के लिए तो उसे स्विच ऑफ ही रखो। लेक्चर लेना है, ले लिया, वापस स्विच ऑफ कर दिया। फोन को बंद ही रखो, यूज ही नहीं करना है फोन को। और ये नहीं कि सपने देख रहे हो कि अच्छा डीयू पहुंच जाऊंगा, वहां प्रीति से भी मिल लूंगा, अदिति से मिल लूंगा। ये नहीं। बच्चे यूपीएससी में क्या करते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं कि अच्छा मैं कलेक्टर बन जाऊंगा, फिर मैं ये करूंगा, वहां जाऊंगा, ये करूंगा, आईपीएस बन जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। क्या हो रहा है? टाइम ही खराब कर रहे हो। जब सेलेक्ट हो जाओ तब वो सोच लेना, वो कर लेना कि मैं नाम लूंगा कि मैं तो डीयू में पढ़ता हूँ, हिंदू कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। तो सिलेक्शन ले लो, उसके बाद जितना डे ड्रीमिंग, एग्जाम के बाद जितना डे ड्रीमिंग करना है ये कर लेना। इनसे होगा क्या, सपने देखने से टाइम वेस्ट हो रहा है। डे ड्रीमिंग मत करो। और रिजल्ट का भी नहीं कि अरे रिजल्ट पता नहीं कैसा रहेगा, क्या रहेगा। डोंट वरी, मेहनत करो। आपका हार्डवर्क एक दिन जरूर पे करेगा, तो हार्डवर्क करते जाओ। बोर्ड के एग्जाम मान लो इनकेस अच्छे नहीं हो पाए किसी रीजन से, कोई बात नहीं। आपको कहाँ, मतलब वहां पे क्या आपको ये बोल रहे हैं कि 12th में आपके 80% से ऊपर हो, 90%? अब वो क्राइटेरिया ही नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए सीयूईटी एग्जाम कर दिया है। कोई बात नहीं, बोर्ड जैसा हो गया हो गया। सीयूईटी पे फोकस करो। सीयूईटी में टॉप कर सकते हो, सीयूईटी में टॉप किया तो आपको आराम से जो चाहो वो मिल गया। क्लियर है ये चीज? सोच लोगे कि स्ट्रेटेजी बना लोगे कि मैं 10 घंटे पढ़ लूं, और आप 3 घंटे ही पढ़ रहे हो कि हाँ उसका कॉल आ गया, क्रश का कॉल आ गया, सर्दी बहुत थी, कि शादी में जाना था, रिलेटिव आ गए। ये सब होता रहेगा लाइफ में, ये डिस्ट्रैक्शन चलते रहेंगे। आपको मैनेज करना है ये चीज। आपका माइंड बोलेगा कि अरे यार वो बाहर खेल रहे हैं गली में, गली के बच्चे, मैं भी जाके खेल लूं। लेकिन आपने अगर 1 घंटा खेल लिया है तो दोबारा नहीं जाना है कि वो पतंग उड़ा रहे हैं मैं भी पतंग उड़ाने चला जाऊं। नहीं कि अरे यार वो मूवी देखनी है, कि अरे उसको कॉल करना था, कॉल कर लेता हूं। नहीं, जब आप ब्रेक लो, विपिन सर ने भी बोला था, जब आप ब्रेक लो उस वक्त जो करना है कर लो। 1 घंटे में आप 50 मिनट पढ़े, 10 मिनट का ब्रेक लिया, तब कर लो जो करना है। सही कह रहा हूं? सर्दी बहुत है, उसके लिए मैंने आपको बताया जितने कपड़े पहन के बैठना है बैठो, क्योंकि सर्दी के बाद तो आपका एग्जाम आ ही जाएगा। यही टाइम है जब आप एज ले सकते हो, बाकी लोगों से आगे जा सकते हो। माइंड आपको बोलेगा ये कर ले, वो कर ले, कि खेलने चलते हैं, थोड़ी देर सो लेते हैं। आपको माइंड को बेवकूफ बनाना है। माइंड आपको बोले कि हम जो है उठ के बाहर चलते हैं, थोड़ी देर घूम आते हैं। नहीं, माइंड को बोलो कि चल कल चलेंगे, अपन बेवकूफ बनाओ। अगले दिन फिर माइंड को बोला कि अच्छा चल कल चलेंगे। आपका माइंड समझ जाएगा कि हाँ ये अब मुझे बेवकूफ बना रहा है, मैं इसको बेवकूफ नहीं बना रहा। आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है, लेकिन आपको आपके माइंड को कंट्रोल करना है। कुछ बच्चे कहते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं हमें याद नहीं रहता है। आप मूवी देखते हो, मूवी देखने के बाद उसका रिवीजन तो नहीं करते ना, फिर भी आपको याद रहता है कि
कहाँ से हीरो ने एंट्री की, कैसे हीरोइन को बचाया, विलेन को कैसे मारा, उस इवेंट के बाद क्या हुआ, याद रहता है। क्यों? क्योंकि हम कंसंट्रेशन के साथ मूवी देखते हैं, खो जाते हैं उसमें कि जैसे ये रियल स्टोरी चल रही हो। तो वैसे ही इतने ही कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करोगे तो एक बार पढ़ना ही बहुत होगा, आपको याद रह जाएगा। रिवीजन की कहाँ जरूरत है, इतना कंसंट्रेशन बना लो जितना मूवी में खो जाते हो। आप खुद घुस जाओ, जो है पानीपत के युद्ध में घुस जाओ आप, आपको याद रहेगा कि कौन यहाँ पे जो है बाबर चल रहे हैं, यहाँ पे हुमायूं भी है, आपको ये चीज याद रहेगी। एक बार स्वामी विवेकानंद के साथ क्या हुआ, वो ट्रेन में बैठे हुए थे, थोड़ी पास में जगह थी, एक महिला आई, वो खड़ी हो गई, उन्होंने देखा कि इधर सरक जाएंगे, वो बुक पढ़ रहे थे, वो खड़ी रही, ये बुक पढ़ते रहे, फिर इन्होंने बुक खत्म की और देखा, तो फिर महिला ने कहा कि आप इतनी देर से उधर क्यों नहीं सरक रहे थे, उधर क्यों नहीं शिफ्ट हुए। तो उन्होंने कहा कि मैं बुक के अंदर खोया हुआ था, इसलिए मुझे ध्यान नहीं रहा, तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो फिर महिला ने कहा कि अच्छा, तो फिर तो मतलब आपको ये चीज़ पता होगी कि आपने क्या क्या पढ़ा है। तो कि हाँ। उन्होंने फिर बुक ली और पूछा कि ये क्या है। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो है पेज नंबर 52 से ऊपर से 7th लाइन है और वहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है और ये इसका है। इसको कहते हैं कंसंट्रेशन। इतने कंसंट्रेशन से पढ़ो ना कि आपको याद रहे, फोटो क्लिक हो जाए कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ लिखी थी, इतने ध्यान से। अर्जुन ने सिर्फ एक अटेम्प्ट में मछली की आंख पे तीर लगा दिया था, क्योंकि उन्होंने इतना फोकस्ड होके किया था। तो आप भी वो फोकस दिखाओ पढ़ाई में। आपको सिर्फ पढ़ाई तो करनी, बाकी सब कुछ पेरेंट्स हैंडल कर रहे हैं। खाना मिल रहा है आपको टाइम पे, अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, स्टडी वगैरह, रूम, टेबल, चेयर, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ आपको मिल रहा है, बुक्स मिल रही है, सब कुछ। आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी। तो अब आपको पता लग गया होगा कि स्ट्रेटेजी इज नॉट अबाउट द बुक्स ओनली या स्टडी आवर्स, इसके अलावा भी आपको चीजें मैनेज करनी होगी, मेंटल पीस, कंसंट्रेशन, फोकस। तो किस तरह से आप टॉप करोगे अब पता लग गया। अपनी खुद की पहले एक स्ट्रेटेजी बनाओ कि आप किस तरह से चीज़ों को हैंडल करोगे। अगर आप खुद से कर सकते हो तो एक स्टैंडर्ड बुक जनरल टेस्ट के लिए ले आओ, उसको कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, 1-2 रीडिंग ही बहुत होगी। एमसीक्यू से डर लगते हैं, रोज के 300 एमसीक्यू लगाओ। और हो सकता है एग्जाम में आप गलती कर दो कि कैसे इंटरफेस है, तो 1-2 मूक भी एटलीस्ट लगा देना, एटलीस्ट 1-2 मूक लगा देना। ज़्यादा लगाओ, मैं तो कह रहा हूँ 10 लगाओ, 20 लगाओ, 30 लगाओ, 50 लगाओ। ये जो आप एमसीक्यूज कर रहे हो ये मूक के थ्रू लगाओ। तो आपका जो है एग्जाम में आप गलत नहीं करोगे कि कहीं गलत क्लिक हो गया, पता नहीं ये इंटरफेस कैसे काम कर रहा है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने जो है टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर्स भी ओपन किए हैं, जहाँ आप जाके देख सकते हो कि किस तरह से एग्ज़ाम का क्या इंटरफेस रहता है। तो वो चीज़ भी गवर्नमेंट ने सेटअप किया है, आप पता कर सकते हो अपने एरिया में, चाहे विलेज एरिया में हो। फिर भी कुछ विलेजेस में, लाइक एक पंचायत में लगा दिया, आपके आसपास कहीं ना कहीं लगा होगा, वो चीज़ आप पता कर सकते हो। ये चीज़ करो। बाकी मैंने आपको सिलेबस बता दिया, क्या चीज़ रहेगी यहाँ, मैं आपको क्या कवर कराऊंगा वो चीज़ मैंने बता दिया। ब्लाइंडली फॉलो करना। उसके अलावा अभी 10-15 दिन में हमारी बुक भी, जो मैं बुक निकाल रहा हूँ जनरल टेस्ट की, वो भी आ जाएगी। अगर आपको बुक से भी करना हो तो वो भी आप करो, प्रैक्टिस करो जितने ज़्यादा से ज़्यादा। मैथ रीजनिंग में तो प्रैक्टिस करो, चीज़ों को समझो ना कि रटो। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर है। अब आपको पूरी एक स्ट्रेटेजी बन गई होगी कि आपको जनरल टेस्ट या कोई सा भी एग्जाम हो किस तरह से हैंडल करना है। तो बस इसी के साथ अच्छे से मेहनत करो, 2-3 दिन लो, अपना एक स्ट्रेटेजी बनाओ और स्टार्ट कर दो। ठीक है। रोज का 1 घंटा मेरी मानो तो मैथ रीजनिंग के लिए और 1 घंटा ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंस के लिए। आप सिलेबस भी टाइमली कंप्लीट कर लोगे और टॉप कर लोगे, आराम से 300 ले आओगे आप। क्योंकि 75 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको 60 ही तो करेक्ट करने हैं। नहीं कर सकते 75 में से 60। 80% करेक्ट करने हैं आपको। जैसे 75 में से 60 मतलब कि 80% करेक्ट करने, कर लोगे। 100 सवाल दिए हैं मतलब आपको, तो उसमें से 80 करेक्ट करने, 80 कर लोगे। अब आप इतना पढ़ के जाओगे तो नहीं कर लोगे, कर लोगे ना, बस ला सकते हो आप।
कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, मैंने आपको बोला जैसे कि आपको नहीं पता पड़ रहा है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है, सामने चिपका दो। टाइगर रिजर्व इंडिया में कौन सा कहाँ पर है, सामने चिपका दो, वॉशरूम में चिपका दो। उनको बार बार देखोगे तो वो फोटो आपके दिमाग में छप जाएगा, रटने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है जो रटने की होती है। अब जैसे विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कि लाइक आपको जो है रतौंधी होती है, ठीक है, विटामिन सी से स्कर्वी हो गया, ठीक है, रिकेट्स हो गया डी से, तो ये चीज़ें कैसे होगी, आपको दिमाग में वो फोटो छप जाएगा। तो ये चीज़ करो आप। आई होप कि आपको क्लैरिटी है, ठीक है। तो इसी के साथ आप अपना प्लान बनाओ और स्टार्ट करो। तो मिलते हैं हमारे लेक्चर्स में, और गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। ओके, बाय बाय, टेक केयर।